बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रब के हम्द व सना के साथ में इस वेबिनार का आगाज़ करता हूँ। अपने रब के हम्द के साथ तो उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हुए मैं अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। यहाँ यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर समर एकेडमी मालेगांव मौजूद है। आप देख रहे हैं कि समर एकेडमी बराए मुकाबला जाती इम्तिहानात रहनुमाई का मरकज़ है। ये समर वर्चुअल एकेडमी मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ कार्रवाइयाँ कर रही है और इस पर कार्रवाइयाँ जारी भी है। मैं समर एकेडमी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारा ये जो वेबिनार सीरीज़ है, ये 30 लेक्चर्स पर मबनी वेबिनार सीरीज़ है, जिसमें हम स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ रहनुमाई और मालूमात दे रहे हैं। ये समर वेबिनार कौमी वेबिनार जो है, ये मैंने कहा कि 30 रोज़ा है और इसमें आज 27वां रोज़ है। उसके बाद इंशाअल्लाह हम 28-29वां जो लेक्चर रहेगा हमारा वेबिनार का, ये हमारी शख्सियत साजी पर रहेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर रहेगा हमारा लेक्चर। इसमें हमने बहुत सारे हमारे अहबाब को मदऊ किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, फेसबुक पर भी हम लाइव हैं, जहाँ पर लोग इसको देखते हैं, इससे रहनुमाई हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम है जो जारी है समर एकेडमी मालेगांव के तहत, और इसमें महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद ने अपना ताउन पेश किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। समर एकेडमी मालेगांव के तहत जो प्रोग्राम हो रहा है उसको मैं अशफाक उमर उसमें अपना रहनुमाई का काम कर रहा हूँ। मेरी कई किताबें हैं इससे पहले जो आ चुकी हैं। ये किताबें हैं, जिसमें से एक है सिविल सर्विसेज की रहनुमा किताब, एक काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, उर्दू की पहली जामी और ज़ख़ीम किताब है अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर, जिसमें सिविल सर्विसेज के मुतालिक तमाम तर मालूमात को यकजा करने की पूरी कोशिश की गई है। इसी तरह मेरी एक और किताब है सिविल सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तिहानात से मुतालिक। इस किताब में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तिहानात की मालूमात देने की पूरी कोशिश की गई है। एक और किताब है स्कॉलरशिप के मौजू पर, जिसमें 77 स्कॉलरशिप्स की मालूमात उनकी वेबसाइट के साथ दी गई है। एक काफ़ी मुफीद किताब है जिसके अभी तक 3 एडिशन आए हो चुके हैं और तीसरा एडिशन करीबुल ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से मुतालिक, और हम उसी दुनिया की बात करते हैं जिसमें मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं, जिसमें तालिब इल्म जब दाखिल होता है तो वो तही दामन होता है, तही दस्त होता है, मगर इस दुनिया में उसे इतना कुछ मिल जाता है कि उसकी ज़िंदगी का सुनहरा दौर शुरू हो जाता है। उसी दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। बहुत बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मुकाबलायाती इम्तिहानात में बुनियादी आदात, डाटा की तशरीह, मंतकी दलाइल और तज्जियाती काबिलियतें। कल हमारा जो लेक्चर हुआ था ये लॉजिकल रीजनिंग, मंतकी दलाइल पर हुआ था, और हम खुद कल हमारे लेक्चर से मुतमईन नहीं हो पाए थे। इसकी कुछ वजूहात थी कि हमें काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। बहरहाल जब हमने कल उसके बारे में सोचा तो हमारे जहन में ये आया कि क्यों ना आज के लेक्चर में तजज़ियाती काबिलियतें जो है, एनालिटिकल एबिलिटी, उसके साथ साथ हम वो तमाम मौज़ूआत को यकजा कर दें जिसमें मैथमेटिक्स और दूसरी बातें आती हैं, और जो दुनिया भर में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं तो तकरीबन 70% एग्जामिनेशंस में ये टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये डाटा इंटरप्रिटेशन है, बेसिक न्यूमेरेसी है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है। ये दुनिया भर के जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें तकरीबन 70% इम्तिहानात में ये टॉपिक्स आते ही हैं। तो हम आज यहाँ पर पहले तज्जियाती काबिलियतें जो है, एनालिटिकल एबिलिटी जो है, इसके बारे में जानकर हम पूरे तौर पर इन चारों चीज़ों का एक जायज़ा लेंगे और इनके ऊपर हम सवालात भी देखेंगे कि किस तरह सवालात पूछे जाते हैं, और हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, हम उन टॉपिक्स पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में
बात चीत करते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल तरीन और सबसे आला इम्तिहान है, और उसमें जो चीज़ें आती हैं आम तौर पर दीगर इम्तिहानात में भी उन्हीं बुनियादों पर सवाल पूछे जाते हैं। हमने देखा था कि मंतकी दलाइल और तज्ज़ियती काबिलियतों के बारे में कल, और उसमें हमने एक टॉपिक कल कवर किया था। आज हम जो है उसके बारे में आगे बातें करेंगे, तो एक मरतबा फिर देखते हैं कि हमने कल क्या बात की थी मुख्तसरन। अ, हमने हम इसका जायज़ा फिर से लेंगे। उसमें से 2 बात अहम है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होता है, जहाँ पर उसमें आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, वहीं पर आपको भी पूरे तौर पर स्कैन किया जाता है, आपको भी पूरे तौर पर जज किया जाता है, और इसमें ख़ास तौर पर ये होता है कि आपके अंदर लॉजिकल रीज़निंग कितना है, आप कितने अ, हद तक किसी भी चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम सलाहियतें इनमें जाती जाती हैं, और तकरीबन मैंने अभी कहा कि बेशुमार इम्तिहानों का ये एक लाज़मी हिस्सा होता है। इसमें एक अहम बात ये है कि बहुत नामानूस सवालात नहीं होते, या या ऐसे टॉपिक्स नहीं होते जिनको आप नहीं जानते, बल्कि ऐसे तमाम तर टॉपिक्स जो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, उनके ऊपर ऐसे सवालात होते हैं जो इससे पहले आपने अपनी स्कूल लाइफ में इनको पढ़ा है, देखा है, समझा है। वो जो पढ़ चुके हैं आप, वो जो समझ चुके हैं आप, वो जिसके ऊपर आप इम्तिहान दे चुके हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर फिर से सामने लाया जाता है। बस इसकी जो स्टेप है, ये थोड़ा-सा एक स्टेप फॉरवर्ड होते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आप मुसलसल मश्क करते रहें। जितना सही आप मश्क करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको इसमें महारत हासिल होगी, उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएँगे। और इनका एक फ़ायदा ये होता है कि इनकी स्टडी से आपका जो मेंटल प्रेशर है, जो आपकी थकन है, ज़हनी थकन, ये भी दूर हो जाती है, और ये इम्तिहानात जिसको आप मुश्किल तरीन कहते हैं, बहुत टिपिकल, बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं, ये आपको फ्रेश कर देते हैं, और ये इतने दिलचस्प होते हैं कि आप एक मरतबा इसको शुरुआत करते हैं, तो जब तक उनका सॉल्यूशन आपके सामने नहीं होता, तब तक आपको चैन नहीं आता, आप उसमें लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें बेइंतहा मुश्किल होने के साथ-साथ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के साथ, बहुत ज़्यादा हमारे लिए अट्रैक्टिव भी होते हैं, और हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, एनालिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी, तज्ज़ियाती काबिलियत क्या है? इसमें एक सिस्टम होता है, उसमें मालूमात को जो जमा किया जाता है, या आपके सामने एक मालूमात दी जाती है, आपको उस मालूमात को का तज्ज़िया करना रहता है, एनालिसिस करना रहता है। अब आप जो है उस मालूमात को एनालिसिस करने के बाद जो प्रॉब्लम पेश किया जाता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उससे मुताल्लिक आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं। तो यहाँ पर कई एबिलिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। पहली बात तो डाटा कलेक्शन, चाहे एग्ज़ाम में वो आपको दिया जाए, या आपकी अमली ज़िंदगी में जो डाटा कलेक्ट होता है, उसका एनालिसिस करने की एक एबिलिटी होती है। उसको वो एनालिसिस करने के बाद उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो सोचने की बात है, और उससे मुताल्लिक आपको डिसीज़न लेने की बात है। ये तमाम चीज़ें तजज़ियाती काबिलियतों में शामिल होता है। हकीकी ज़िंदगी में भी हमें इससे बार-बार वास्ता पड़ता रहता है। आप देखते हैं कि आपके सामने बहुत सारी बातें हो आती हैं। आपको उनके ऊपर सोच-विचार करना होता है, और उनसे मुताल्लिक फ़ैसले लेने होते हैं। तो वहाँ पर यही सलाहियत काम आती है। किस तरह आपको करना है, इसकी स्टडी के ध्यान कैसे देना है, और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने कल बताया था वो ये कि ये जो क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आएँगे, तो कितना भी छोटा सवाल हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी आसान सवाल हो, कितना भी मुश्किल सवाल हो, आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट होगा। तो आपको अपनी तैयारी करने के दौरान अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसे सवालात को पढ़ने की, उनको समझने की, उनका एनालिसिस करने की, उनके ऊपर गौर करने की, और उनका सॉल्यूशन हासिल करने की स्पीड जब आपकी बढ़ती जाएगी, तो यकीन जानिए कि आप जो है
1 मिनट जो आपको आज लगता है कि बहुत छोटी एग्जाम्पल आएगी, आगे एग्जाम्पल्स आएगी प्लीज, तो बहुत छोटी मुद्दत आपको लगती है कि आपको 1 मिनट में इतना मुश्किल सवाल हल करना होता है, तो यकीन मानिए आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो 1 मिनट के अंदर ही महज चंद सेकंड में, 30-40 सेकंड में ही आप ऐसे सवाल जो है सॉल्व कर लेंगे। और आपका पर्सपेक्टिव बहुत स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। जब आपका स्टैंडर्ड हाई होगा, आपका पर्सपेक्टिव हाई होगा, तो आप ये सब चीज़ें सीखने करने के लायक हो जाएंगे। प्रैक्टिस का इसमें फिर से कहा गया है, और बार बार बोला जाता है कि जो भी सवाल आए उसके ऊपर आपको पूरा कंसंट्रेट करना है, पूरी तवज्जो से उसको पढ़ना है, समझना है, और उसके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, उनका इस्तेमाल करते हुए उनको हल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। ये हमने इससे पहले ये टॉपिक देखा था। ये एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में कुछ बातें थी, हम इनको आगे अभी और तफसील से देखेंगे। हम अब यहाँ से जा रहे हैं आगे, और हम चाहते हैं यहाँ पर वो 4 टॉपिक्स को आपके सामने एक के बाद एक पेश करें, जिसमें अ, आए हुए सवालात और जिसकी बातें तकरीबन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होती हैं। और आप देखेंगे, अभी मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इसमें जो है मैथ्स जो है इसका बहुत बड़ा रूल होता है, और इसका बहुत बड़ा रूल होता है। इसमें इसका बहुत बड़ा रूल होता है मैथमेटिक्स का। तो आपको ये 4 टॉपिक्स यहाँ पर हम बता रहे हैं, आप इन 4 टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। उसमें पहला है बेसिक न्यूमेरेसी, और दूसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये जो टॉपिक्स है, जैसे बेसिक न्यूमेरेसी, इसमें जो नंबर्स होते हैं इनका आपस का जो कांटेक्ट होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे अहम बात जो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है आखिरी लाइन में, कि इनका स्टैंडर्ड जो है 10वीं जमात का होता है। 10वीं जमात में आप पढ़ चुके हैं, तो 10वीं जमात तक आपने जो मैथ्स पढ़ा है वो तमाम बातों के ही ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इत्मीनान होना चाहिए कि आपको बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आप पढ़ चुके हैं, अपने हाई स्कूल लेवल तक पढ़ चुके हैं, उसी के ऊपर से ये क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही डाटा की तशरीह का जो होता है, इसमें चार्ट्स, ग्राफ, जदवल, टेबल, डाटा सफिशिएंसी वगैरह पर सवालात आते हैं, और इनका स्टैंडर्ड भी वही स्टैंडर्ड 10th होता है। स्टैंडर्ड 10th मतलब आपकी उम्र के मैक्सिमम 16 साल की उम्र तक आप ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। और ये तमाम चीज़ें जब आप पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ पर जब आपको स्टडी शुरू करना है इन टॉपिक्स की, तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करते करते आप जो है अपने लेवल को और अपने क्वेश्चन के लेवल का स्टैंडर्ड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करते जाएं, तो यकीनन आप बहुत जल्द इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे। हमने इससे पहले भी देखा था कि आमतौर पर मैथ्स को सबसे मुश्किल हिस्सा समझा जाता है, मगर यकीन जानिए कि ये मैथ्स से इंतहाई आसान और इंतहाई दिलचस्प सब्जेक्ट हैं। और अगर अगर ये मान लिया जाए कि आपको मैथ्स पसंद नहीं है, तो भी आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी, तो उस मैथ्स की जो आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा है। जाहिर बात है, आपने जो पढ़ा है हाई स्कूल लेवल पर, तो आपने अच्छा स्कोर वहाँ पर किया होगा, अच्छी मार्क्स हासिल की होगी, और वही चीज़ें आपको रिवाइज करना पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। हम लोग इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि आपको ये समझाने की कोशिश करें कि आपके इम्तिहान में जो कुछ भी पूछा जाएगा, वो चाहे कितना भी मुश्किल हो, आपके हाई स्कूल लेवल और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर ही
उसकी बेस रहेगी। और ये जो 4 टॉपिक्स है इनकी बेस तो आपका हाई स्कूल लेवल है। आपको रियाज़ी के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, वो पूरा एकदम ज़हन नशीन कर लेना है। मैथ्स के फ़ॉर्मूले हैं, अलजेब्रा के फ़ॉर्मूले हैं, ज्योमेट्री है और दूसरी तमाम तर चीज़ें आपको एक मर्तबा फिर पढ़ना है, एक मर्तबा फिर ध्यान देना है और एक मर्तबा फिर अच्छी तरह याद कर लेना है। जहाँ ज़रूरत हो आप रटने से अच्छा उसको याद कीजिए विथ एग्ज़ाम्पल्स। डाटा बेसिक न्यूमेरेसी के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि मैथ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे उन्वानात पर इसके सवालात होते हैं और उसमें आमतौर पर जो टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। स्क्वायर रूट है, एलसीएम है, एचसीएफ है, टाइप ऑफ नंबर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं स्क्रीन पर। और ये तमाम तर चीज़ें आप अपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ चुके हैं। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएं तो आप वहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं चारों और जितने भी मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनका सिलेबस देखें और आप देखेंगे कि ये उसमें इसमें से ज़्यादातर चीज़ें होंगी या हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें हों, मगर जितनी भी चीज़ें होंगी ये अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री बेस्ड होंगी। इसके टॉपिक के बारे में हम कह चुके हैं आपको कि जितना भी बेसिक नॉलेज है मैथ्स का आपको तमाम तर फिर से याद करके उनके ऊपर भरपूर मेहनत करना है। रोजाना मश्क करें, हमने अलग लिखा है, वाज़े लिखा है और ये ही उसकी हकीकत है कि जब जब तक इन टॉपिक्स की आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप में परफेक्शन आपकी तरफ आप आ नहीं सकते। और आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया डेली या बाकायदगी से प्रैक्टिस नहीं किया, तो यकीन जानिए कि आपसे गलतियां होंगी और आपके फेल्योर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। डाटा की तशरीह के मुतालिक भी हमने पहले बात की थी, कल भी बात की थी, उससे पहले भी बात की थी। इसमें चार्ट्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, टेबल होते हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो है वही स्टैंडर्ड 10th बेस्ड होती हैं। इसमें डाटा जो आपके सामने पेश किया जाएगा एग्जाम में, इसका एनालिसिस करके उसको समझ के उसके ऊपर से सवालात के आपको जवाब देना है। और आज के तजुर्बाती माहौल में और आज के टिपिकल ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप आज कहीं भी आप देखेंगे जो भी डाटा है वो ग्राफ में, चार्ट में और दूसरे तरीकों से ऐसे पेश किया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वसी वो अरिस डाटा एक पेज के ग्राफ में या चार्ट में आ जाता है। तो उसको समझ कर उसके पूरे तमाम तर बैकग्राउंड के साथ समझकर उसको देखना, समझना, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपसे मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पर फिर वही बात दोहराई गई है जो इससे पहले भी बार बार आई है, आज भी मैंने इसका जिक्र किया है कि आपको ये आदाद और शुमार बहुत खौफनाक लग सकते हैं, मगर वाक़तन ऐसा नहीं होता। बस आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी पर ध्यान देना है और जब आप एक सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, वो चाहे एग्ज़ाम हॉल में हो, चाहे स्टडी के दरमियान हो, तो ये जो सिस्टम आप अगर अप्लाई करेंगे, तो आप क्वेश्चंस को इंतहाई आसानी से ना सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि उसको सॉल्व भी कर लेंगे। और यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चंस में सबसे अहम चीज़ होती है स्टडी, सबसे अहम चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड और उसको सही ढंग से सवाल को समझना। तो ये 2-3 चीज़ें जो सबसे अहम होती हैं, आपको ध्यान देना है, तभी आप जो है सवाल के पर्चे को क्रैक करने के काबिल हो पाएँगे। इसको हम अभी आगे मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह इसको क्रैक किया जाता है और किस तरह हम आसानी से इनको समझकर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आपके सामने बेसिक न्यूमेरेसी के एक टॉपिक है कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके ताल्लुक से एक क्वेश्चन है। आपको अंदाज़ा लगाकर कोई चीज़ जो है जजमेंट देना रहता है, उसका जवाब देना रहता है। यहाँ पर एक सवाल है
what is the probability that there are 53 Mondays if a leap year is chosen at random. यहाँ पर आप जानते हैं कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, मगर यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 मंडेज। अब यहाँ पर आंसर्स दिए हैं 1/7, 1/14, 2/7, 3/7। यहाँ पर हमने आपकी सहूलत के लिए आंसर भी लिखा है कि 2.2/7 है, मतलब सी है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि देयर आर 52 वीक्स, 364 days and 2 extra days in a leap year. The probability that the first of the 2 extra days in a Monday is 1/7. The probability that the second of the 2 extra days is a Monday is 1/7. Thus the probability is 1/7 plus 1/7 is equal to 2/7. तो ये आपको अंदाजा लगाकर आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पर एक जजमेंट देकर आपको इसका पूरा एनालिसिस करते हुए अपने ही ज़हन में उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको इन सवालों का जवाब देना रहता है। जैसे मैंने पहला जो जुमला कहा था वो हम आप सब जानते हैं कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। आप कहीं भी जब बात करेंगे, आप कहीं भी इस बात का जिक्र करेंगे तो हमेशा आपको यही सुनने में मिलेगा, यही पढ़ने को मिलेगा कि साल भर में 52 हफ्ते होते हैं, मगर यहाँ पर 53वें हफ्ते की बात की गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और इसका आपको जजमेंट होना चाहिए। हमने जब बेसिक न्यूमरेसी का जिक्र किया था तो उस वक्त कहा था कि बेसिक न्यूमरेसी के तैयारी में एक बदमाश हमारे काम आता है। तो ये बदमाश जो है ये बोर्डमैश है, जिसको मैंने बदमाश के तौर पर याद किया था। आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो स्टेप्स होती हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आपके सामने कोई भी कैलकुलेशन अगर कभी आए तो उसको सॉल्व करने की इतनी स्टेप्स होती हैं। पहले आपको किसी भी रकम का ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद उसमें मौजूद ऑर्डर्स को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद उसमें मौजूद तकसीम का अमल पूरा करना पड़ता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का अमल पूरा करना पड़ता है, उसके बाद आपको जमा का अमल करना है, उसके बाद आपको तफरीक का अमल करना है। ये किसी भी जो कैलकुलेशन होता है इसकी स्टेप्स हैं, आपको ये चीज़ें हमेशा जहन में रखना है। आपने अगर ये बदमाश को जहन में नहीं रखा, आपने इस बोर्डमैश को जहन में नहीं रखा, तो आपका जवाब आपके हिसाब से तो करेक्ट होगा, मगर वो टोटली रॉन्ग होगा। इसको अभी हम यहाँ पर मिसाल के ज़रिए पहले भी हमने समझा था, अभी फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन पर एक सवाल है ऊपर। इस सवाल को आप देखिए और अभी हमने पीछे जो उसूल देखा था उस उसूल की बुनियाद पर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में है 24/6। तो हम क्या करेंगे, पहले 24/6 को हल करेंगे तो जवाब आएगा 4। तो यहाँ पर उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है 5 + 8 स्क्वायर इंटू 4, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर इसमें है 8 स्क्वायर। तो आप पहले 8 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो पता चला कि ये 64 है। तो आप इसको लिख देंगे कि 5 + 64 इंटू 4। अब यहाँ पर आपको तकसीम फिर ज़र्ब का अमल करना है। यहाँ पर तकसीम का अमल जो था वो ऊपर ख़त्म हो चुका है, ब्रैकेट में था, तो इसीलिए हमने पहले ब्रैकेट को देखा, हमने ये नहीं देखा कि तकसीम का अमल क्या है। अब यहाँ पर हम ज़र्ब का अमल करेंगे तो पहले 64 ज़र्ब 4 करेंगे तो ये आएगा 256। उसके बाद जमा फिर तफरीक का अमल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जमा का अमल है 5 + 2 56। तो हमारा जवाब होता है 261। जब तक आप इस तरतीब को जहन में नहीं रखेंगे, आपका इस तरह का कोई भी हिसाब जो है वो दुरुस्त नहीं होने वाला। तो हमेशा
एक बात ध्यान रखें कि जैसे ये एक फार्मूला है, इसी तरह बहुत सारे फार्मूलाज हैं, और ये तमाम फार्मूलाज और ये तमाम बातें, ये तमाम शॉर्टकट्स जो मैथ्स के हैं, आपको बिल्कुल ज़हन नशीन करना है, बार-बार इनकी प्रैक्टिस करना है, और बार-बार इनके ऊपर जो सवालात हैं, उनकी प्रैक्टिस करते-करते आपको ये पूरे तौर पर अपने ज़हन में बिठा लेना है। जब आप इनको अपने ज़हन में बिठा लेंगे, तो फिर आप जो है इस तरह के कैसे भी, कितना भी टिपिकल और कितना भी बड़ा सवाल आपके सामने आए, तो वो आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एक वक्त में तो पूरा सवाल हल नहीं करना रहता। आपको पहले इन स्टेप्स का ध्यान देता है, मतलब आप जो है किसी भी सवाल में पहला ब्रैकेट जो है वो देखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप ऑर्डर्स को सॉल्व करेंगे, ऑर्डर्स को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपको तक़सीम का अमल कहाँ है, वो करना है। तक़सीम का अमल करने के बाद आपको देखना है ज़र्ब का अमल कहाँ है, वो करना है। उसके बाद आपको देखना है जमा का अमल कहाँ है, वो करना है। उसके बाद आपको देखना है कि तक़सीम का अमल कहाँ है, वो करना है। तो ये तरतीब जब आपने पूरे तौर पर ज़हन नशीन कर ली, तो आपका ऐसा कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है आपके लिए एकदम आसान तरीन होगा, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि ये हिसाब आपके लिए पूरा एकदम पानी हो जाएगा। इधर अभी हमने पीछे बात की थी डाटा के बारे में, चार्ट्स के बारे में, ग्राफ वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल हम पहले भी देख चुके हैं कि study the following table and answer the question 6 to 8 based on it expenditure of a company in lakh rupees per annum over the given years। अब यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है जिसमें ईयर्स हैं 2001 से 2005 तक। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है, पहला सैलरी है, दूसरा फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, तीसरा बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, टैक्सेस है। और फिर उसके बाद सवाल है द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। 0.1, 1.0%, 1.5% और 0.5%। अब आपको यहाँ पर ये पूरा 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा पढ़कर समझकर सॉल्व करके आपको सही जवाब तक पहुँचना है। अब यहाँ पर आपको जो पूरा टेबल दिया हुआ है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, मगर आपको देखना है कि सवाल क्या है। तो सवाल में लिखा हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ बोनस और नीचे है टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी। मतलब कि आपको सिर्फ सैलरी का और सिर्फ बोनस का कॉलम देखना है, और जब आप सैलरी का देखेंगे, बोनस का देखेंगे और सैलरी और बोनस का मैच करके उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हर जगह एक अलग-अलग रेशो नज़र आएगा। तो वहाँ पर आपको ज़हन में आएगा कि नीचे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ बोनस एंड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी। जब आप टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी जमा करेंगे, बोनस पूरा जमा करेंगे, तो आपके सामने एक जवाब आएगा, और उस जवाब की बुनियाद पर आप जो है इस सवाल का जवाब दे सकेंगे, और यहाँ पर वो आपके सामने है। टोटल बोनस पेड जो है ये 17.5 है, और टोटल सैलरी आपके सामने है और वो है 1750। तो आप समझ सकते हैं कि 1750 का 1% जो है ये 17.5 है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्लियर हो गया कि जवाब है पी 1.0%। तो हमने यहाँ पर सवाल को पहले पढ़ा, उसके बाद सवाल को समझा, सवाल को समझने के बाद हमने उसका हल तलाश किया। हल तलाश करने के बाद जब हमने अपने एक जवाब का अंदाज़ा किया, तो पता चला कि हमारा जवाब सही है। यहाँ पर ये तमाम पूरा प्रोसेस आपको 1 मिनट के अंदर अंदर करना है, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी
आपको अंदाजा होगा कि आप जो है बहुत स्पीड से हर चीज को समझकर उसके सोल्यूशन से नजदीक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में पीछे समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो है क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा कि मंतकी इस्तेदलाल सलाहियत और इस्तेदाद से मुतालिक सवालात पर मुश्तमिल होता है और पीछे मैंने जो स्टेप्स बताए उनका ध्यान रखना होता है। इसमें वर्बल रीजनिंग होती है। कल हमने वर्बल रीजनिंग के बारे में पढ़ा था, समझा था कि इसमें सवालात ज़बानी होते हैं और इनको हल करने के लिए हमको किसी भी कागज़ की, किसी भी कलम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम फ़ौरन जो है वो उंगलियों पर या अपने जहन में इस सवाल को हल कर लेते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसको समझना पड़ता है और ये जो है कभी अल्फाज में बयान किए जाते हैं, कभी नंबर्स की सूरत में बयान किए जाते हैं, कभी हरूफ की सूरत में बयान किए जाते हैं, कभी इमेजेस की सूरत में इनको बयान किया जाता है और इनको हमने जो स्टेप्स देखे थे उन्हीं स्टेप्स के ज़रिए इनको सॉल्व किया जाता है, समझा जाता है। इसमें ज़बानी सवालात भी होते हैं, कल हमने देखा था। तस्वीर पर मबनी सवालात भी होते हैं, जैसे मिरर इमेज है या पेपर कंस्ट्रक्शन बेस्ड इमेजेस हैं या सिमिलर इमेजेस है या डिसिमिलर इमेजेस है। ये आप जो है इन सूरतों में समझिए कि सवालात आते हैं। पजल्स होते हैं, पजल्स की सूरत में भी इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है। एक सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स पर। अल्फा न्यूमेरिक यानी एक ऐसी सीरीज जो हरूफ और आदाद दोनों से मिलकर, लेटर्स से और नंबर्स को दोनों को मिलाकर एक सवाल बनाया जाता है, ये एक चीज बनाई जाती है, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, उस सवाल में पूछा गया है कि कौन से, कल हमने ये सवाल देखा था कि कौन से वॉवेल्स जो हैं उनके आगे जो है सिम्बल्स लगी हुई हैं। तो हमने देखा था कि बी जो है ये सही है। जो है टू वॉवेल्स, दो वॉवेल जो है उनके आगे आ, लगे हुए हैं अलामतें। और अब आप जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ओ के आगे एक अलामत लगी हुई है और ई के आगे एक अलामत लगी हुई है, सिंबल से। तो यहाँ पर हमको सवाल को समझकर, सवाल कितना तवील है, कितना मुख्तसर है, इससे हटकर सवाल में क्या दिया हुआ है, इसको समझते हुए हम सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं। ये हमने पीछे भी देखा था, बहुत सारे टॉपिक्स जिनके ऊपर सवालात होते हैं। प्लीज आप पढ़ें। जब से मैं पानी पी लेता हूँ। उम्मीद है आपने इस दौरान में सब पढ़ लिया होगा। अभी यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर लॉजिकल रीजनिंग से मुतालिक एक सवाल है और ये पजल का सवाल है जो अभी हमने देखा था। यहाँ पर पहली पजल्स, तो पजल्स के तौर पर एक मैंने यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। आप देखिए कि पूरा एक पैराग्राफ है, पूरा एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के ऊपर से कुछ सवालात होते हैं, उसमें से एक सवाल यहाँ पर हमने पूछा है, हु इज द वाइफ ऑफ कुरैशी, अनीता, एली, चंदू, फातिमा। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ये सीक्वेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब देना होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर डी है और इसका आंसर जो है इस पूरे पैराग्राफ में मौजूद है। तो काफी घुमा फिरा कर ये सवालात आपके सामने पेश किए जाते हैं, मगर आपको किसी भी किस्म के कंफ्यूजन में पड़े बगैर, चाहे वो मैंने बात इससे पहले भी कहा है, चाहे कितना भी तवील सवाल हो, चाहे कितना भी मुख्तसर सवाल हो, आपको एकदम ध्यान से
वो पूरा सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करना है और अपने ज़हन में उसका एक जवाब तलाश करना है और फिर जो जवाबात दिए हुए होते हैं, उस जवाब को आपके ज़हन के जवाब से मैच करना होता है, तो आप बहुत तेज़ी से अपने सवाल के जवाब पर पहुँच जाते हैं। थैंक्स। कल जो मुझे थोड़ा तकलीफ थी, उसकी वजह से जो तशनगी रह गई थी, तो उसको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व किया कि हमने मैथमेटिक्स के ऊपर अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जितने भी टॉपिक्स पर सवालात आते हैं, उनको एक मरतबा फिर से देख लिया और ये जस्ट लाइक रिवीजन था और रिवीजन के तौर पर हमने देखा, उसको समझा और उसके ऊपर से हम आगे बढ़े। एक मिनट। अभी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सवाल टाइप करें। आपके सवालात चाहिए। एक वजाहत मैंने कल की थी, मैं आज फिर से कर देता हूँ वो वजाहत कि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर में इसको समझाया ही नहीं जा सकता। बस सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके खदोखाल क्या हैं वो आपके सामने पेश कर दें, ताकि आपके जहन से अगर कुछ तरद्दुद है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो निकल सके। और हम एक बात बार बार बोलते हैं, अभी फिर मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक जो है आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, आपको लगता होगा कि बहुत वास्ट है, आपको लगता होगा कि ये आपके बस के बाहर है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान होते हैं, इनको समझना, इन तक पहुँचना बहुत ही आसान होता है। बस इसको एक सिस्टम से समझने की कोशिश करना पड़ता है और जब आपने उस सिस्टम को समझ लिया, यानी कि आपने भरपूर स्टडी की, उस सिस्टम को समझ लिया, यानी आपने अपना पूरा पूरा दिमाग लगाया, उस सिस्टम को समझ लिया, मतलब आपने अपनी पूरी ज़हानत का इस्तेमाल किया, उस सिस्टम को समझ लिया, यानी आपने भरपूर प्रैक्टिस की, तो यकीन जानिए कि मेरी ही तरह आप कहेंगे कि वाह! ये तो बहुत ही आसान है, इससे तो हमको हल करने में बहुत मज़ा आ रहा है, अरे ये सब चीज़ें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये थी मेरी मुख्तसर सी बातें जो इस पर थी। हम ग्रुप में इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत कुछ मेहनत करेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे। हमारा ग्रुप है, हम बहुत जल्द एक दूसरा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सिर्फ इंटरेस्टेड कहीं से भी वो बच्चे हों, किसी भी इलाके से भी हों, किसी भी मुल्क से हों, अगर वो इन टॉपिक्स पर स्टडी करना चाहते हैं तो हम उनको जमा करेंगे और उनकी भरपूर स्टडी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस? माइक ऑन कर दो क्वेश्चन। आप लोग अपना माइक ऑन करके आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर कोई सवाल है तो प्लीज। मगर जिनको सवाल पूछना है सिर्फ वही। जी हाँ, क्वेश्चन पूछिए। जिनको सवाल नहीं पूछना है वो अपना माइक म्यूट ही रखें। चले हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, बहुत खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हिदायत जमादार साहब मौजूद हैं। बहुत ज़माने से हमारे ताल्लुकात हैं उनसे। हाँ, मगर क्या करें कि कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, ना कभी आमना-सामना हुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया हिदायत साहब कि आज हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सर माइक ऑन कीजिए आपके पास से।
हाँ, माइक ऑन कीजिए सर हिदायत साहब। हाँ सर, जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद। आज जज़ाक आपको देखकर अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बुलाने के लिए शुक्रिया। हाँ सर, कब से मैंने कहा ना कि हमसे कब से बातें होंगी सर। हमारे प्रोग्रामों में हम यही पहले तो हमने स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में मालूमात दी, उसके बाद हम कंप्यूटर एग्जामिनेशन के जो जनरल टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने आज कहा, तकरीबन 70% दुनिया भर में 70% जो कंप्यूटर एग्जाम्स होते हैं उनके टॉपिक्स को हम सब डील कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हम पूरा समझ रहे हैं। और कहीं का भी बच्चा हो तो बच्चा हमारा है, हम उसको शरीक करके, आप तो जानते ही हैं बरसों से हम उनको रहनुमाई कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सर हम चाहेंगे कि आप आज कुछ हमसे खिताब फरमाएं, हिदायत जमादार साहब। आप कंटिन्यू रखो, मैं 2 मिनट में आपके पास वापस आता हूँ। ठीक है, ओके। हमारे दरमियान और भी लोग मौजूद हैं। कामटी के कुछ लोग हमारे दरमियान आए थे, अभी मौजूद नहीं हैं। असमा बेगम साहिबा, बहुत दिन हुआ आपकी बातें सुने। साताज खान साहिबा, बहुत दिन हुए आपकी बात सुने। हम हिदायत साहब की बातें सुनने के बाद चाहेंगे कि अगर आप कुछ बोलना चाहें, यहाँ पर खिताब करना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। जी हिदायत साहब, आपका माइक माइक ऑन कर लें प्लीज। हाँ सर, फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई, सबसे पहले अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत दे। मेरी आवाज़ आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। अल्लाह ताला सब आपको बेहतरीन सेहत दे, लंबी उम्र दे और अच्छी इक्तिसादियत दे, जिसके बाद आप जो है कौम की इसी तरह से खिदमत करते रहो। और जो भी बहनें और भाई इस वेबिनार में इस वक्त में ज्वाइन हुए हैं, आप सबको भी अल्लाह ताला बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन आखिरत दे। ये मैं अपने दिल से आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों का सबका खैर ख्वाह हूँ और मेरी सारी कौम का खैर ख्वाह हूँ। ये मैंने चंद अल्फाज आपके लिए पेश किए हैं। दूसरी बात यह है कि अशफाक भाई, आप जो खिदमत ज़माने से एक अरसे से अंजाम दे रहे हो हमारी कौम के लिए, कौम को की अवेयरनेस के लिए, और तालीमी अहमियत और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के ताल्लुक़ से जो आप खिदमत एक अरसे से अदा कर रहे हो, ये वाकई यानी अप्रिशिएट करने की बात है। और मैं आपकी इस खिदमत को, इन खिदमत को अल्फाज में अप्रिशिएट नहीं कर सकता। मैं अब मेरे दिल से हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह आज भी करा और करता रहूँगा। यहाँ आज के वेबिनार में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, हाजिर हुए हैं, मैं उनसे एक आजिज़ाना इल्तिमास करूँगा कि हम लोगों को चाहिए कि अशफाक भाई जैसे, प्रिंसिपल अशफाक उमर जैसे लोगों की खिदमत को हम इवैल्यूएट करें, उसका एहसास करें और उनकी खिदमत को हमारे कौम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। मेरा आज ये पहला मौका है जब मैं अशफाक सर से रूबरू मुखातिब हूँ, लेकिन मैं उनकी खिदमत को और उनकी सर्विसेज को और उनकी कोशिशों को हमेशा पढ़ते रहता हूँ और उसकी स्टडी करते रहता हूँ। आज अशफाक सर ने मुझे खुसूसन कहा कि हिदायत भाई, आप आज ज़रूर ज्वाइन हो जाए, आप इस वेबिनार में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, डेट्स थे उसमें। तो मैंने उनको फ़ौरन जवाब दिया कि इंशाल्लाह मैं आज ही ज्वाइन हो जाऊंगा।
اور جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ اس وقت میں یہاں سعودی عرب میں 1:30 بج رہا ہے دوپہر کا، میں یقین کیجئے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوں، لنچ نہیں کیا ہوں، کیونکہ میں نے اشفاق بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا. اور یہ لنچ نہیں کرنا کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو وعدہ کیا تھا، اس پر میں آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشفاق سر کی خدمات کتنی اہمیت کی ہے، اس بات کو میں ظاہر کرنے کے لیے میں وہ مثال دے رہا ہوں. تو میرا ایک میسیج ہے یہاں آج ویبینار پر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ہم کو چاہیے جس طرح سے بھی ممکن ہو اشفاق سر جیسے لوگوں کی خدمات کے ساتھ ہم کھڑے رہیں. میں اشفاق سر کی خدمات کو اکثریت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں نے ابھی میرے بیٹی کو بھی میسیج بھیجا ہے، اور یہ جو فوٹوز میں نکال رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کلپس کی فوٹوز نکال کر میں میری بیٹی کو فارورڈ کی. میں نے میری بیٹی الحمدللہ M.Com B.Ed ہے اور ڈاکٹر A.R. انڈرے شری وردھن برانچ میں وائس پرنسپل ہے، اور انشاءاللہ وہ اکثر مشغول رہتی ہے خدمات میں اور ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں. انشاءاللہ وہ عنقریب اشفاق سر سے جڑے گی، اور انشاءاللہ اس طرح سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور اشفاق سر کو بھی کچھ خدمات اس کی ملے گی، ایسی مجھے امید ہے. غرض اشفاق سر آپ کی خدمات کو میں سراہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم دے. اور میں پھر سے عاجزی کروں گا، انکساری کے ساتھ میں التماس کروں گا کہ اس ویبینار پہ جو لوگ آج جڑے ہیں وہ اس بات کو محسوس کرے کہ اشفاق عمر سر جیسے لوگ ہماری قوم کی خدمت کے لیے ایک عرصے سے محنت کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے جڑنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے، میں کچھ 1-2 باتیں کر کے میری بات یہاں رکوں گا، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے بہت بڑی بات کرنے کا. ایک بات یاد رکھیے کہ قوم اور سماج کے لیے جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اس کی سراہنا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور قوم اور سماج کے لیے جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کا ہر ممکن ساتھ دینا یہ ہمارا فرض ہے. وہ فرض اس لیے ہے کہ اس حیات کے بعد میں ایک حساب کا زمانہ آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں. اس وقت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اشفاق عمر جیسے لوگ آپ لوگوں کے پاس آئے تھے قوم کی خدمت اور سماجی بیداری کے لیے، اور یہ علم اور تعلیم کے توسط سے، اور جیسے کہ اشفاق عمر سر کی بہت ساری محنتیں ہیں سول سروسز کے بارے میں، گورنمنٹ جاب کے بارے میں وغیرہ، تو آپ نے ان کا ساتھ کیا دیا تھا، اور اس وقت میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور وہ جواب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق میں جو لوگ آگے آئے تھے ان کا ساتھ دینا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے نہیں دیا ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہے، اور اگر ساتھ دیا ہے تو آپ اجر کے مستحق ہیں. اس لیے اس ویبینار پہ جو لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس بات کا احساس کریں کہ سماج کے تعلق سے اور قوم کے تعلق سے ایسے خادموں کا ساتھ دینا یہ ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ میں بھی اشفاق عمر بھائی کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا ہوں اور رہوں گا. ٹھیک ہے اشفاق بھائی، شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ. چلیے، بہت بہت شکریہ ہدایت صاحب کہ آپ نے خطاب فرمایا اور بہترین باتیں کی. میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس پورا اپنا کوکنی مسلمس کے لیے کئی پلیٹ فارمس ہیں، اور آپ لوگ ایجوکیشن میں بہت آگے کام کر رہے ہیں. تو میرا سسٹم بھی آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ دیکھا ہے. تو اگر آپ اپنے جو ہندوستان کے باہر بھی جو کوکنی مسلمس ہیں، آپ ان کے پلیٹ فارم سے اپنے بچوں کے لیے ان ٹاپکس پہ اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو میری خدمات حاضر ہیں ہدایت بھائی. آپ مجھے بولیے، میں انشاءاللہ
जो भी मुझसे होगा, जितना भी होगा इंशाल्लाह मैं उनके लिए करूँगा। बस मेरा मकसद सिर्फ जो है, आप जानते हैं कि उनके तक मालूमात पहुँचे और जितना गाइडेंस हम कर सकते हैं उतना करें। एक तो काम आपका करते हैं, प्लेटफ़ॉर्म एक काम करते जी, हैं सर, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जी, खासतौर से कोकनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो वन ऑफ देम आई विल इंट्रोड्यूस यू with two people who are chairpersons of one कोकन कमेटी। तो वो इंट्रोडक्शन के बाद में जो है आप जो है उनसे जुड़ जाइए। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोकन में, और जुड़ जाने के बाद में जो भी मुनासिब रास्ता होगा उस रास्ते से आपका काम जो है कोकन में उनके ज़रिए करवाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इंशाल्लाह उसके प्रेसिडेंट से इंशाल्लाह। और वाइस प्रेसिडेंट से और सेक्रेटरी से उस कमेटी के इंशाल्लाह। ओके सर, शुक्रिया सर, बहुत-बहुत ठीक शुक्रिया, है। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहरहाल फिर से मैं कहूँगा कि आपको आज पहली बार तो देखकर अच्छा लगा। अस्मा बेगम साहिबा, आप मौजूद हैं? आपका माइक भी बंद है, आपका वीडियो भी बंद है। शाताज खान साहिबा, हाँ, जी जी। आज हमारा ये जो टॉपिक था शाताज साहिबा, बहुत अहम था जी और मैंने कोशिश यही की कि जितने ऐसे टॉपिक्स आते हैं उनको एक साथ एक वक्त में फरमाइश की, ताकि ताकि लोगों के ज़हन में जो कन्फ्यूज़न मौजूद होता है कि इसके लिए अलग मेहनत करना है, उसके लिए अलग मेहनत करना है, वो सब मैंने बता दिया। मैं चाहता हूँ आज थोड़ा-सा आप हमारे दरमियान अपनी बातें पेश करें, चाहे 1 मिनट के लिए सही। जी ज़रूर। आपकी जो जितने भी अभी तक सीरीज़ हुई हैं, उनके अंदर मैंने ये देखा है कि आप बहुत तफ़सील से बता रहे हैं। अगर लोग ध्यान देंगे, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और रास्ता मिलेगा कि उन्हें क्या करना है, किस तरह चलना है, किस तरह वो अपनी मंज़िल को हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपने लोगों को रास्ता दिखाया है। वो जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उसके ऊपर कैसे एक-एक कदम आगे बढ़ना है, उस इस जानिब अगर वो तवज्जो देंगे, आपकी बात को गौर से सुनेंगे, सिर्फ़ ध्यान देना है कि उन्हें क्या करना है, सिर्फ़ इतना काम करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, कौन-सा रास्ता होगा, किस तरह से तय करना है, ये आपने बहुत खूबसूरती से बताया है और इसके लिए आप मुबारकबाद के हकदार हैं। आप इसी तरह से आप काम करते रहिए, उम्मीद करूँगी कि आइंदा के भी जो आपके अभी जो 3-4 अभी दिन बाकी हैं, उन दिनों में भी लोग पूरी तवज्जो दें और समझें कि आप उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। हालाँकि सबको लगता है कि सब कुछ जानते हैं, सबको सब कुछ मालूम है, बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन उनका तसलसल से जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आएगी उनके ज़हन में कि किस तरह से उन्हें कुछ भी, जो भी काम करना है वो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आइंदा भी ऐसे ही इसी तरह से आप कौम की खिदमत पर तवज्जो देते रहें और आगे लोगों को चलने के लिए रास्ता दिखाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। बहरहाल ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरू में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ थी, मगर धीरे-धीरे वो कम होती गई। फिर बाद में यूट्यूब चैनल पर, बाद में फ़ेसबुक पर लाइव होने से बहुत से लोग अपने वक़्त के हिसाब से उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं और मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो है, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा मगर इंशाअल्लाह दुरुस्त होगा कुछ न कुछ मामला। मैं पुरुम्मीद हूँ। महमूद नवाज़ साहब आप मौजूद हैं हमारे दरमियान? चलिए
चलिए आज हम यहाँ पर अपना सेशन खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर हिदायत साहब का, साताज खान साहबा का, कि आपने हमारे दरमियान अपनी बातें पेश की। 2 दिन अभी बच्चे हैं हमारे और हम उसमें हमारी शख्सियत जो है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी शख्सियत से क्या मुराद है? एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के दरमियान कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो उनकी शख्सियत की तामीर जो है वो किताबें पढ़कर होगी, तो वो कैसे होगी इसके ऊपर हम 2 दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि हमारी अपनी अमली ज़िंदगी में ही ये चीज़ें हम सामने लाकर आपको बताएंगे कि आपको खुद एतमादी कैसे हासिल करना है, आपको अखलाकियात का कैसे ध्यान रखना है और आपको मुख्तलिफ बातों का किस तरह ध्यान रखना है। हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके से तमाम बातें पेश करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमको मौके दे रहा है और उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाते हुए लोगों तक पहुँच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलात है हमारे रास्ते में, मगर उसी परवरदिगार से उम्मीद है कि वो हमारी मुश्किलात को आसान करेगा। दुआ कीजिए हमारे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम के शुक्रिया के, अपने रब के शुक्रिया के साथ मैं आज के प्रोग्राम का, आज की मीटिंग का, आज के वेबिनार के खात्मे का ऐलान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले 2 रोज़ इसी तरह हम 3 बजे सामने आकर शख्सियत साजी के ऊपर से बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज़।